नमस्कार दोस्तों, आपका स्टोरी वर्ल्ड वाइड चैनल में स्वागत है। आपके लिए डेली एक नई कहानी लेकर आता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगती होगी। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वैसे तो आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसे सुनकर आपको बहुत मजा आने वाला है और साथ ही डर का एहसास भी होने वाला है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकें और आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। दोस्तों, आप सब कहानी को तो पूरा सुन लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। लेकिन इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे ताकि मुझे भी ये एहसास हो सके कि मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है। आपका एक लाइक मुझे और भी बेहतरीन कहानियां लाने का हौसला देता है। तो चलिए अब ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम चंद्रमोहन है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। मुझे ट्रक चलाते हुए लगभग 20 साल हो गए हैं और इन 20 सालों में मुझे ट्रक चलाने का काफी अच्छा अनुभव भी हो गया है। मैंने देश की न जाने कितनी सड़कें देखी हैं, ऊंचे पहाड़ों की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों से लेकर मैदानी इलाकों की सीधी चौड़ी हाईवे तक। कभी धूप में तपते इंजन के साथ चला हूं तो कभी घने कोहरे में सिर्फ हेडलाइट के भरोसे रास्ता ढूंढा है। कई बार तो ऐसे जंगलों से गुजरा हूं जहां रात को मोबाइल का सिग्नल तक नहीं आता और हर पेड़ के पीछे कुछ छिपा हुआ सा लगता है। लेकिन ट्रक चलाना सिर्फ स्टीयरिंग पकड़ना नहीं होता दोस्तों, ये तो एक जिंदगी है जहां हर मोड़ पर नया इम्तिहान होता है। दोस्तों, वैसे तो मैंने बहुत सफर किया है, लेकिन एक सफर ऐसा भी था जिसने मेरी पूरी जिंदगी को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। वो रात इतनी खौफनाक हो सकती थी ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों, आज मैं आपको उसी डरावनी रात की दास्तान सुनाने जा रहा हूं और ये भी बताऊंगा कि उस रात मेरे साथ क्या बीता था। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं तो मेरी हालत खराब हो जाती है और वो पूरा मंजर फिर से मेरी आंखों के सामने ताजा हो जाता है। दोस्तों, एक और बात, कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि कहानी को पूरा सुनोगे तो ही कहानी का मजा भी आएगा और जो भी बात मैं इस कहानी में बताऊंगा उसका ताल्लुक सीधा कहानी के साथ होगा। तो चलिए अब सीधे कहानी पर आते हैं। दोस्तों, ये बात आज से 8 साल पहले की है। तब मेरे साथ मेरा एक खलासी हुआ करता था। उसका नाम किशोर था। किशोर एक सीधा सादा और अच्छा इंसान था। वो मेरी हर बात को मानता था। जो भी काम मैं उससे कहता था वो उस काम को बड़ी ईमानदारी के साथ करता था और वो मेरी काफी इज्जत भी करता था। खैर, अब हर बार की तरह इस बार भी हमको माल लेकर अपने शहर से दूसरे शहर जाना था। रास्ता लंबा था तो हमें जल्दी निकलना था। इस सफर में हम लोगों को पूरा एक दिन और एक रात लगने वाली थी। अब सबसे पहले तो हम माल लोड करवाने चले जाते हैं और फिर जब माल लोड हो जाता है तो मेरा खलासी किशोर मुझसे कहता है कि उस्ताद, माल लोड हो गया है। तो किशोर की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, ठीक है, अगर माल लोड हो गया है तो चलो फिर चलते हैं। वैसे भी सफर लंबा है और अब हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। मेरी बात सुनकर किशोर ट्रक में बैठ जाता है और फिर मैं भी ट्रक में चढ़ जाता हूं। उसके बाद मैं अपना ट्रक स्टार्ट करता हूं और फिर हम दोनों वहां से अपने सफर की ओर निकल जाते हैं। दोस्तों, हम लोग सुबह के 6 बजे अपने माल को लेकर निकल जाते हैं। कुछ देर ड्राइव करने के बाद हम लोग एक ढाबे पर रुककर नाश्ता करते हैं। उसके बाद हम दोनों फिर से अपने ट्रक को स्टार्ट करके आगे के सफर की ओर चल पड़ते हैं। दोस्तों, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। आम दिनों की तरह वो दिन भी अच्छे से गुजर रहा था। हम दोनों सफर के दौरान काफी बातें करते हैं और फिर कुछ देर बाद हम ट्रक का रेडियो ऑन करके गानों का आनंद भी लेते हैं ताकि सफर अच्छे से कट सके। दोस्तों, किशोर जो था वो एक गरीब घर का लड़का था और बहुत मेहनती था। उसे मेरे साथ अभी 1 महीना ही हुआ था, लेकिन इस 1 महीने में उसने मेरा दिल जीत लिया था। मतलब कि मैं जो भी काम उसे देता था वो उस काम को बड़ी ईमानदारी से करता था। अब ये बात मैं आप लोगों को इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि किशोर से पहले भी मेरे साथ एक खलासी हुआ करता था। वो काफी आलसी किस्म का था और नशे भी बहुत करता था। जब उसके नशे ज्यादा होने लगे तो मैंने उसे काम से निकाल दिया था, क्योंकि अगर आपका खलासी ही सही ना हो तो फिर आपके काम में कहीं ना कहीं घाटा होने लग जाता है। इसीलिए मैंने आपको किशोर के बारे में ये बात बताई।
और जैसा मैंने सोचा था, किशोर एक अच्छा इंसान है। खैर, हम लोग उस पूरे दिन लगातार सफर करते रहे क्योंकि माल को वक्त पर पहुंचाना जरूरी था। और मेरे जो ट्रक के सेठ थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर तुम माल को सही समय पर पहुंचाओगे तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे वो मुझे देंगे। खैर, हम सफर को जारी रखते हैं और बीच बीच में हम लोग रुककर चाय भी पीते हैं ताकि थकावट ना हो। और फिर एक ढाबे पर रुककर हम लोगों ने दिन का खाना भी खाया। दोस्तों, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शायद हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। अब काफी देर चलने के बाद शाम होने लगती है और फिर हमारे देखते देखते वो शाम रात में बदल जाती है। दोस्तों, एक और बात, मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था और ना ही मेरा खलासी इन बातों पर विश्वास करता था। और आज के वक्त में शायद कोई भी इन बातों को गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा भी हो जाता है कि हमें ना चाहते हुए भी इन बातों पर विश्वास करना पड़ जाता है। और इन बातों पर वही विश्वास करता है, या तो जो इन बातों को मानता है या फिर वो जिस पर बीतती है। खैर, अब काफी देर तक ट्रक चलाते रहने के कारण मुझे भूख भी बहुत लग रही थी। हालांकि हमने दिन का खाना खाया था, लेकिन अब उस खाने को खाए काफी घंटे बीत गए थे। हम लोगों ने दिन के 2 बजे खाना खाया था और अब इस वक्त रात के 10 बजे का समय हो गया था। खैर, अब ट्रक चलाते चलाते मैं अपने खलासी किशोर से कहता हूं, किशोर, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। तुम देखते रहना, अगर कोई ढाबा दिखे तो मुझे बताना ताकि मैं अपनी भूख को शांत कर सकूं। तो मेरी बात सुनकर किशोर मुझसे कहता है, उस्ताद, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। मैं भी आपसे ये बात कहने ही वाला था कि मुझे भी भूख लगी है। तो किशोर की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, कोई बात नहीं, जैसे ही हमें कोई ढाबा नजर आएगा हम दोनों खाना खा लेंगे। तो मेरी बात सुनकर किशोर हामी भरता है और फिर शांत होकर बैठ जाता है। अब हमें काफी वक्त हो गया था ट्रक चलाते, लेकिन कोई भी ढाबा हम लोगों को नजर नहीं आ रहा था। थोड़ा और आगे जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि आगे हाईवे पर काफी लंबा जाम लगा हुआ है। बहुत सारी गाड़ियां उस जाम में हम लोगों को फंसी हुई नजर आ रही थीं। अब इस तरह उस जाम को देखकर मैं अपने खलासी किशोर से कहता हूं, अब तो बुरा फंसे, न जाने कितना वक्त लगेगा इस जाम को खुलने में। और जिस हिसाब का ये जाम है, इससे देखकर तो नहीं लगता कि ये जाम जल्दी खुलने वाला है। अब थोड़ी देर उस जाम में फंसे रहने के बाद एक आदमी हमको दिखाई देता है जो हमारी तरफ आ रहा था। अब जब वो हमारे ट्रक के पास पहुंचता है तो मैं उस आदमी से कहता हूं, भाई साहब, क्या हो गया है? ये जाम क्यों लगा है? तो मेरी बात सुनकर वो आदमी मुझसे कहता है, हाईवे पर कुछ बड़े पत्थर और ढेर सारा मलबा आ गया है और अभी तक ना तो कोई जेसीबी और ना कोई दूसरी मशीन आई है उस मलबे को हटाने के लिए। अब जब तक कोई मशीन नहीं पहुंचती उस मलबे को हटाने के लिए, तब तक तो ये जाम ऐसे ही रहेगा। उसकी बात सुनकर मैं काफी टेंशन में आ जाता हूं, क्योंकि माल का वक्त पर पहुंचना जरूरी था। और जिस हिसाब से वो आदमी मुझसे वो बात कह रहा था, उस हिसाब से तो वो जाम जल्दी खुलने वाला नहीं था। मुझे काफी चिंता हो रही थी। मुझे टेंशन में देखकर वो आदमी मुझसे कहता है, आप कहाँ जा रहे हो? तो उस आदमी की बात सुनकर मैं अपनी मंजिल के बारे में उसको बताता हूँ। तो मेरी बात सुनकर वो आदमी मुझसे कहता है, देखो, मैं भी एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मेरा जो ट्रक है वो तो बीच जाम में फंसा हुआ है। उसको वहां से वापस लाना तो इस वक्त मुमकिन नहीं है, लेकिन आप अपने ट्रक को यहां से वापस ले जा सकते हो। अब उसकी ऐसी बात सुनकर मैं उस आदमी से कहता हूं, भाई साहब, मैं आपकी बात को समझा नहीं। आप क्या कह रहे हो? मैं अपना ट्रक वापस क्यों लूं? तो मेरी बात सुनकर वो आदमी मुझसे कहता है, एक दूसरा रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल पर जल्दी पहुंचा सकता है। तो उस आदमी की बात सुनकर मैं थोड़ा खुश हो जाता हूं और उस आदमी से कहता हूं, कौन सा रास्ता? तो मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहता है, यहां से 1 किलोमीटर पीछे एक रास्ता है जो शॉर्टकट है और वो रास्ता इस हाईवे की दूसरी तरफ निकलता है। वो रास्ता आपको आपकी मंजिल पर जल्दी पहुंचा देगा और उस रास्ते की वजह से आपके डीजल की बचत भी होगी। अब उस आदमी की बात सुनकर मैं काफी खुश हो जाता हूं। एक तो अगर रास्ता शॉर्टकट हो और ऊपर से डीजल भी बचे तो और क्या चाहिए। हालांकि जिस रास्ते की वो आदमी बात कर रहा था वो रास्ता हम लोगों ने आते वक्त देखा था, लेकिन मैंने सोचा था कि वो रास्ता किसी गांव की तरफ का होगा और मुझे क्या पता था कि आगे जाम होगा, नहीं तो मैं वो रास्ता ले लेता। खैर, अब उस आदमी की बात सुनकर मैं उसका शुक्रिया करता हूं
और वहां से निकलने की कोशिश करता हूं। लेकिन जैसे ही मैंने अपना ट्रक वापस पीछे लेने के लिए स्टार्ट किया, तो तभी वो आदमी मेरी खिड़की के और नजदीक आके मुझसे कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, वो रास्ता शॉर्टकट जरूर है, लेकिन कुछ सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। तो उस आदमी की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, कैसी सावधानी? तो मेरी बात सुनकर वो आदमी मुझसे कहता है, गलती से भी अपने ट्रक को उस रास्ते में मत रोकना, और अगर किसी कारण रोकना भी पड़े तो बाहर मत निकलना, क्योंकि वो जो रास्ता है वो रात के समय ठीक नहीं रहता। बहुत कम गाड़ियां और रात के वक्त उस सड़क पर चलती हैं। मेरी बातों को ध्यान में रखना। और भी कुछ बातें उस आदमी ने हमको उस रास्ते के बारे में बताई थी, लेकिन इसमें उस आदमी ने हमसे कोई भूत प्रेत वाली बात नहीं की थी। उसकी बात सुनकर मैं उस आदमी से कहता हूं, ठीक है, हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद वो आदमी मुझसे ये भी कहता है, अगर मेरा ट्रक जाम के बीच फंसा ना होता तो मैं भी तुम्हारे ट्रक के साथ साथ अपने ट्रक को लेकर चल पड़ता। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, जिस पर बीतनी होती है बीत कर रहती है, होने को कोई भी टाल नहीं सकता। शायद आज रात हम लोगों पर बीतनी थी, तो तभी उस सड़क की तरफ हम लोग निकलने वाले थे। हम लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस तरफ हम लोग जा रहे हैं वो सफर हम पर कितना भारी पड़ने वाला है। खैर, उसके बाद हम लोग अपना ट्रक वहां से पीछे की तरफ वापस कर लेते हैं और जाते जाते उस आदमी का शुक्रिया करते हैं जिसने हमको वो रास्ता बताया था। अब कुछ ही देर में हम लोग उस सड़क के पास पहुंच जाते हैं, और ये वही सड़क होती है जिसका पता उस आदमी ने हमको बताया था। ये जो रास्ता था वो हाईवे से अलग होकर एक जंगल की तरफ होकर जाता था, और ये बात भी उस आदमी ने हमको बताई थी कि वो रास्ता जंगल से होकर गुजरता है। हम लोगों ने बिना सोचे समझे ही अपना ट्रक उस सड़क की तरफ बढ़ा दिया। हम लोगों ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इतनी रात को माल से भरा ट्रक उस रास्ते से ले जाना ठीक रहेगा या नहीं। शायद जल्दबाजी ने हमारी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। खैर, अब हम लोग उस रास्ते पर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अब थोड़ी और आगे चलने के बाद मैं अपने खलासी किशोर से कहता हूं कि किशोर, आज तो भूख कुछ ज्यादा ही लग रही है और मुझसे अब बर्दाश्त भी नहीं हो रही। तो मेरी बात सुनकर किशोर मुझसे कहता है कि उस्ताद, वो तो ठीक है, लेकिन इस रास्ते पर अब तो ढाबा मिलना भी मुश्किल है, और जब तक हम लोग हाईवे के दूसरे हिस्से में ना पहुंच जाएं, तब तक तो आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा अपनी भूख को। अपने खलासी किशोर की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं कि किसी खुली जगह पर मैं अपने ट्रक को लगा दूंगा। आज हम लोग ट्रक में ही खाना बनाएंगे। वैसे भी क्या पता कितना समय हमें उस हाईवे के दूसरी तरफ पहुंचने में लग जाए। वैसे भी हमारे लिए ये रास्ता नया है और हम लोगों को इस रास्ते के बारे में उतना पता नहीं है। मेरी बात सुनकर किशोर भी मेरी बात को मानते हुए खाना ट्रक में बनाने के लिए मान जाता है। अब थोड़ा और आगे चलने के बाद हमें एक खुली जगह दिखाई देती है और मैं अपने ट्रक को साइड में लगाकर रोक लेता हूं। जिस जगह हम रुके थे वो जगह काफी खुली हुई दिख रही थी, और जिस समय की मैं आपसे बात कर रहा हूं वो वक्त गर्मियों का था। ट्रक के अंदर हम लोगों को काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी, इसीलिए हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग खाना ट्रक के बाहर बनाएंगे। जहां हमने अपने ट्रक को रोका था वहां एक पानी का चश्मा भी था, जो कि हमारे लिए सबसे अच्छी बात थी। खैर, उसके बाद हम लोग ट्रक के अंदर से गैस चूल्हा निकाल लेते हैं और सड़क के साथ ही एक जगह जिसके ऊपर हरी घास लगी हुई थी वहीं पर खाना बनाने की सोचते हैं। दोस्तों, जब कभी भी हम लोगों को देर हो जाती या फिर किसी भारी जाम में फंस जाते तो हम लोग अपना खाना ट्रक में ही बना लेते थे, और ये हर ट्रक वाला करता है, क्योंकि ट्रक भी हम ड्राइवरों के लिए किसी घर से कम नहीं होता। हमारी तो आधे से ज्यादा जिंदगी इसी ट्रक में गुजर जाती है। अब रात का समय था, दूसरी सब्जी तो हमारे पास नहीं थी बनाने को। कुछ आलू बचे थे तो वही हम लोगों को बनाने थे। मेरे खलासी किशोर को खाना भी बहुत अच्छा बनाना आता था, और उस वक्त भी ये खाना बनाने का काम वही कर रहा था। जब तक किशोर खाना बना रहा था तब तक मैं उस चश्मे से पानी लेने चला गया। हम लोगों ने ट्रक की हेडलाइट्स जलाकर रखी थी ताकि सब कुछ अच्छे से दिख सके। दोस्तों, एक बात और, अब जब मैं उस चश्मे के पास पानी लेने गया तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे कहीं से देख रहा हो। ऐसा मुझे लग रहा था। अब ये मेरा वहम था या कुछ और, मैं नहीं जानता। खैर, उसके बाद मैं उस चश्मे से पानी लेकर आ जाता हूं और फिर किशोर के पास पहुंच जाता हूं। किशोर खाना बना रहा था। दोस्तों, वैसे तो वो जंगल काफी घना नजर आ रहा था,
लेकिन जहां हम लोग खाना बना रहे थे वो इलाका थोड़ा खुला हुआ था और अब उस इलाके से आगे की तरफ से जंगलनुमा इलाका शुरू होने वाला था। तो तभी उस जंगलनुमा इलाके के शुरू होने से पहले ही मैंने उस जगह पर खाना खाने का डिसाइड किया था, क्योंकि इतना तो मैं जानता था कि जंगल के बीच में रुकना ठीक नहीं रहेगा। और उस आदमी ने भी हमको उस रास्ते पर रुकने से मना किया है। अब जिस जगह हम रुके थे वो जगह हाईवे से थोड़ी दूर थी, मतलब कि जब हमने ये रास्ता पकड़ा था वो उस रास्ते के थोड़ी शुरुआत में ही हम लोगों को ये खुली जगह नजर आई थी जहां हम लोग खाना बना रहे हैं। ये बात बोलना जरूरी था क्योंकि आप में से बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि उस आदमी ने तो इस रास्ते पर रुकना मना किया था, फिर भी हम लोग क्यों रुके। तो आपको बताता चलूं कि उस आदमी ने हमसे ये भी कहा था कि वो जंगलनुमा इलाका इस सड़क पर चलने के लगभग 2 किलोमीटर के बाद शुरू हो जाएगा और वहां हमको रुकना नहीं है। इसीलिए मैंने उस जगह पर रुकना सही समझा। खैर, अब कुछ ही देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है और फिर हम दोनों खाना खाने लग जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि किशोर अच्छा खाना बनाता है, उसने आलू की सब्जी काफी अच्छी बनाई थी। उसके बाद हम लोगों ने अपना खाना खत्म किया और फिर अपने सामान को ट्रक में वापस डाल दिया, जो सामान हमने खाना बनाने के लिए निकाला था। खैर, उसके बाद हम लोग फिर से अपने ट्रक को स्टार्ट करके आगे की तरफ निकल जाते हैं। अब थोड़ा और आगे चलने के बाद वो जंगलनुमा इलाका शुरू हो जाता है। हम लोग जैसे ही अपने ट्रक को उस जंगलनुमा इलाके के अंदर ले जा रहे होते हैं तो तभी मेरी नजर उस सड़क के साथ में एक बड़े से बोर्ड पर पड़ती है। उस बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ था। अब ट्रक चलाते चलाते जब मेरे ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी उस बोर्ड पर पड़ती है तो मुझे उस बोर्ड पर बड़े बड़े शब्दों में कोई चेतावनी नजर आती है। लेकिन दोस्तों, मैं उस चेतावनी को नजरअंदाज करके अपने ट्रक को बिना रोके ही वहां से आगे की तरफ निकल जाता हूं, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती होती है। काश उस रात मैंने उस चेतावनी को ध्यान से पढ़ा होता तो वो ना होता जो अब हम लोगों के साथ होने वाला है। दोस्तों, एक और बात जो मैं आप सबको कहना चाहता हूं, और वो बात यह है कि आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो हाईवे पर लगी किसी भी चेतावनी को नजरअंदाज करके आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, जबकि हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चेतावनी लिखी होती है तो उससे हमारा ही फायदा होता है। हम सावधान हो जाते हैं आगे आने वाली मुसीबत से। खैर, उस वक्त मैंने भी उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बस यही सोच रहा था कि इस बोर्ड पर जो चेतावनी लिखी हुई है वो यही होगी कि जंगली जानवरों से सावधान रहो, वगैरह वगैरह। तभी मैंने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था। खैर, अब जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे, रास्ता और भी सुनसान होता चला जा रहा था। अंधेरा काफी घना नजर आ रहा था और दूर दूर तक हमें उस अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हम बस उतना ही रास्ता देख सकते थे जितना हमारे ट्रक की हेडलाइट्स हमें दिखा रही थी। उस पूरे जंगल के बीच में उस सड़क पर सिर्फ हमारा ही ट्रक चल रहा था। बाकी कोई भी दूसरी गाड़ी हमें उस रास्ते पर नजर नहीं आ रही थी। माहौल काफी डरावना बनता जा रहा था। अब जब हम उस जंगलनुमा इलाके के अंदर चले आए थे, तभी मेरा खलासी किशोर मुझसे कहता है कि उस्ताद, मुझे नींद आ रही है, मैं कुछ देर आराम करता हूं। तो उसकी बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, कोई बात नहीं, तुम ट्रक में पीछे की तरफ जो बेड लगा है वहां जाकर सो जाओ। मेरी बात सुनकर किशोर ट्रक के पीछे लगे बेड पर सो जाता है। दोस्तों, अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। किशोर को भी अब कुछ ही देर में नींद आ जाती है। अब उस सुनसान सड़क पर सिर्फ मैं ही अपने ट्रक को चला रहा था। किशोर के सोने के बाद तो उस रास्ते का माहौल और भी डरावना बनता जा रहा था। अब कुछ देर तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन फिर तभी मुझे किसी के रोने की आवाज आती है। दोस्तों, ट्रक चलाते चलाते मुझे किसी के रोने की आवाज आती है, और जो रोने की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी वो पूरे जंगल में गूंज रही थी। अब आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात चल रही होगी कि रात के वक्त कौन रो रहा होगा। तो आपको बताता चलूं कि उस वक्त मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, और मैं भी यही सोच रहा था कि इस वक्त ये कौन रो रहा है। दोस्तों, वो आवाज किसी औरत के रोने की थी, और वो औरत काफी जोर से रो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी तकलीफ में है। जैसे जैसे मेरा ट्रक आगे की तरफ बढ़ रहा था, वो रोने की आवाज काफी तेज होती जा रही थी। अब जब कुछ देर तक लगातार मुझे वो रोने की आवाज आती है तो मुझे काफी अजीब लगता है, और फिर मैं अपने ट्रक को थोड़ा धीमा कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अपने खलासी किशोर को आवाज देता हूँ। मेरी 2 से 3 बार आवाज लगाने के बाद किशोर जाग जाता है और मुझसे कहता है, क्या हो गया उस्ताद?
आप मुझे जगा क्यों रहे हो? कोई दिक्कत आ गई क्या? तो किशोर की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, दिक्कत वाली बात तो अभी तक नहीं है। और फिर मैं उससे यह भी कहता हूं कि क्या तुम्हें भी किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी? तो मेरी बात सुनकर किशोर मुझसे कहता है, नहीं उस्ताद, मुझे किसी के रोने की आवाज नहीं आई। दोस्तों, जब मैं अपने क्लासी से ये बात कर रहा था, उस वक्त वो रोने की आवाज बंद हो गई थी। उसके बाद किशोर मुझसे कहता है, कौन रो रहा है उस्ताद, और आपको किसके रोने की आवाज आई? तो किशोर की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, मुझे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी थी। वो काफी जोर से रो रही थी। मैंने सोचा क्या पता वो आवाज तुमने भी सुनी हो। तो मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहता है, उस्ताद, आपने जरूर किसी जंगली जानवर की आवाज सुनी होगी, नहीं तो इतने घने जंगल में कौन औरत रो रही होगी। और हो सकता है उस्ताद ये आपका वहम हो। किशोर की बात सुनकर मैं उसे कहता हूं, ये मेरा वहम तो नहीं हो सकता, मैंने काफी ध्यान से उस रोने वाली आवाज को सुना है। खैर, उसके बाद मैं किशोर से कहता हूं, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, हो सकता है मेरे ही कान बज रहे हों। उसके बाद किशोर फिर से सो जाता है। अब कुछ देर और ट्रक चलाने के बाद मुझे अचानक से ट्रक के सामने की तरफ कोई हलचल महसूस होती है, और फिर मुझे कुछ ऐसा नजर आता है जिसको देखकर पहले तो मैं एकदम से चौंक जाता हूं, लेकिन फिर खुद को संभाल कर काफी ध्यान से आगे की तरफ देखता हूं। दोस्तों, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्या देख लिया जिसको देखकर मैं एकदम से चौंक गया था। तो आपको बताता चलूं कि मैं देखता हूं कि एक छोटा सा लड़का जंगल से भागता हुआ उस सड़क को काफी तेजी से पार करता है, और फिर वो लड़का जंगल के दूसरी तरफ चला जाता है। और ये जो भी मैंने देखा वो काफी तेजी में हुआ था। मतलब कि जो लड़का मैंने देखा था वो बहुत तेजी से सड़क पार करके दूसरी तरफ जंगल के अंदर भागता हुआ मुझे दिखाई देता है। उस लड़के की उम्र यही कोई 5 से 7 साल के बीच की होगी। अब जब मैंने उस लड़के को सड़क पार करते देखा तो पहले तो मैं एकदम से चौंक जाता हूं, और फिर एकदम से अपने ट्रक को ब्रेक लगा देता हूं। दोस्तों, मुझे काफी अजीब लग रहा था, और मुझे इस बात की समझ ही नहीं आ रही थी कि रात के इस वक्त इस घने और डरावने जंगल में ये बच्चा आया कहां से, और अगर आया भी तो ये जंगल की तरफ क्यों भागा। उस वक्त बहुत से सवाल मेरे अंदर उठ रहे थे। अब जब मैंने उस लड़के को भागकर जंगल के दूसरी तरफ जाते देखा तो पहले तो मैं ट्रक को रोक लेता हूं। उसके बाद मैं फिर से अपने खलासी किशोर को आवाज देकर जगाता हूं। मेरी आवाज सुनकर किशोर फिर से जाग जाता है, और फिर वो मुझसे कहता है, अब क्या हो गया उस्ताद? तो किशोर की बात सुनकर मैं उसको कहता हूं कि मैंने अभी अभी एक छोटे से लड़के को देखा जो कि सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ चला गया, और काफी तेजी में वो लड़का मुझे उस जंगल की तरफ भागता हुआ नजर आया था। मेरी बात सुनकर किशोर ऊपर की तरफ हो जाता है, और फिर मुझसे कहता है, उस्ताद, इस वक्त कौन लड़का होगा जिसको आपने देखा है? तो उसकी बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि वो लड़का आया तो आया कहां से। लेकिन इस बार भी किशोर मुझसे कहता है, हो सकता है उस्ताद ये भी आपका वहम हो, आपने जरूर कोई जंगली जानवर देखा होगा, और वैसे भी इतनी रात को कौन बच्चा इस जंगल में जाएगा। इस जंगल को देखकर तो हम लोग भी हिम्मत नहीं कर सकते उस जंगल में जाने की, फिर वो लड़का कैसे जंगल में जा सकता है। उसके बाद किशोर मुझसे कहता है, उस्ताद, आप जल्दी यहां से चलो, वैसे भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा यहां। एक तो जंगल इतना घना, और ऊपर से हमें यह भी नहीं पता कि अभी कितना वक्त हमें और लगेगा मेन हाईवे तक पहुंचने में। किशोर की बात मानकर मैं ट्रक को फिर से आगे की तरफ बढ़ा देता हूं। अब किशोर भी पीछे से उठकर मेरे साथ आगे की तरफ आ जाता है। मेरी वजह से उस बेचारे की नींद 2 बार टूट चुकी थी। किशोर अब मुझे चौकन्ना नजर आ रहा था। वो काफी ध्यान से सड़क के दोनों तरफ नजर मार रहा था। अब उसको इस तरीके से करता देख मैं किशोर से कहता हूं, क्या हो गया किशोर, क्या देख रहे हो? तो मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहता है, उस्ताद, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमने इस तरफ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी। तो किशोर की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहता है, उस्ताद, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि कुछ देर पहले आपने किसी औरत के रोने की आवाज सुनी और फिर आगे चलकर आपको एक बच्चा भी नजर आया, मुझे ऐसा लग रहा है उस्ताद, कहीं ये सब लुटेरों का काम तो नहीं हो सकता है, ये उनका कोई जाल हो हमें फंसाने का। तो किशोर की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो,
मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि उस ट्रक वाले ड्राइवर ने हमसे बोला भी था कि इस रास्ते के बीच में मत रुकना, और अगर रुकना भी पड़े तो उतरना मत। शायद वो आदमी हमें इन्हीं लुटेरों से सावधान कर रहा था। उसके बाद मैं किशोर से यह भी कहता हूं, अब हम अपने ट्रक को इस सड़क पर बिल्कुल नहीं रोकेंगे। उसके बाद हम लगातार ट्रक को आगे की तरफ बढ़ाते रहते हैं। अब कुछ देर तक तो सब नॉर्मल रहता है, लेकिन फिर हम लोग कुछ ऐसा देखते हैं जिससे देखकर हम लोग काफी डर जाते हैं और हमें अजीब भी लगता है। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस बार हमने ऐसा क्या देख लिया जो हम डर गए। तो आपको बताता चलूं कि हम लोग देखते हैं कि सामने सड़क पर हमें फिर से वही लड़का नजर आता है जो अभी कुछ देर पहले मैंने पीछे की तरफ सड़क पार करता हुआ देखा था। दोस्तों, उस लड़के की वेशभूषा की बात करूं तो देखने में वो काफी अजीब लग रहा था। उसके सर पर एक भी बाल हमें नजर नहीं आ रहा था। वो लड़का पूरी तरह से नंगा नजर आ रहा था और वो हमें सड़क के सामने की तरफ भागता हुआ दिखाई दे रहा था। इस बार वो लड़का सड़क के साथ साथ काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, और इस बार मेरे खलासी किशोर ने भी उस लड़के को देखा था। वो भी काफी हैरान था और अंदर से डरा हुआ भी दिखाई दे रहा था। दोस्तों, मैं अपने बारे में बात करूं तो अब डर मुझे भी लगना शुरू हो गया था। हम अपने ट्रक को थोड़ा धीमा करके उस बच्चे के पीछे पीछे चला रहे थे। वो बच्चा हमें पूरी तरह से सफेद नजर आ रहा था। अब उसका मुंह तो हम देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो लगातार आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। अब उसको इस तरीके से उस रास्ते पर दौड़ते देखकर हम इतना तो समझ गए थे कि ये सब नॉर्मल नहीं हो सकता। तभी मेरा खलासी किशोर मुझे कहता है कि उस्ताद, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई आम बच्चा है। उस्ताद, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करेंगे? तो अपने खलासी की बात सुनकर मैं उसे थोड़ी हिम्मत देकर कहता हूं कि तू फिक्र मत कर, ये समय डरने का नहीं है। हम लोग अपने ट्रक को उस बच्चे के पीछे पीछे चला रहे थे। थोड़ा और आगे जाने के बाद वो बच्चा फिर से जंगल के अंदर की तरफ भाग जाता है। अब जब ऐसा होता है तो हम लोग अपने ट्रक को काफी तेज कर लेते हैं और जितना जल्दी हो सके वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने ट्रक को काफी तेज कर लिया था और अब हम लोग उस सड़क पर बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहते थे। अब थोड़ा और आगे चलने के बाद हमारे ट्रक को एक जोरदार झटका लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे हमारा ट्रक किसी चीज से टकरा गया है। अब जब मुझे ये एहसास होता है कि हमारा ट्रक किसी चीज से टकरा गया है तो सबसे पहले तो मैं ट्रक को रोक लेता हूं। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही थी, और वो बात ये थी कि सड़क के बीचों बीच में हमारे ट्रक को झटका कैसे लग सकता है, और हमारा ट्रक आखिर किस चीज से टकराया है जबकि हमारा ट्रक इस सड़क के बीच में ही चल रहा था। खैर, अब ट्रक तो मैंने रोक लिया था, लेकिन हम दोनों की हिम्मत ही नहीं हो रही थी ट्रक से बाहर जाने की। हालांकि हमारा ट्रक को देखना भी जरूरी था कि ट्रक को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, क्योंकि ट्रक को झटका काफी जोरदार लगा हुआ था। वो झटका हमें केबिन के अंदर तक महसूस हुआ था। अब जब हमने ट्रक को रोक लिया था तो पहले तो हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर मेरा खलासी किशोर मुझसे कहता है, उस्ताद, ये झटका कैसा था? और जिस तरीके का ये झटका हमें महसूस हुआ है, मुझे तो लगता है उस्ताद, ट्रक का काफी नुकसान हुआ होगा। किशोर की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं कि लग तो मुझे भी कुछ ऐसा ही रहा है, लेकिन अब दिक्कत ये है कि ट्रक के बाहर कैसे निकला जाए। दोस्तों, हम दोनों के अंदर डर बैठ गया था उस लड़के को देखकर, लेकिन फिर मैं अपने खलासी किशोर से कहता हूं कि इस समय ट्रक से बाहर उतरना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। हमारा ट्रक से बाहर निकलना मुझे सेफ नहीं लग रहा। तो मेरी बात सुनकर किशोर भी हामी भरता है। उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग ट्रक को बिना देखे ही आगे की तरफ बढ़ाएंगे, क्योंकि ट्रक अभी भी बंद नहीं हुआ था। वो तो मैंने झटका महसूस करके ट्रक को ब्रेक लगाई थी। अब हम लोग आगे बढ़ने की बात कर ही रहे थे कि तभी मेरे ट्रक की खिड़की को कोई जोर जोर से बजाता है। अब जब मैं उस खिड़की के बजने की आवाज को सुनता हूं तो पहले तो मैं एकदम से डर जाता हूं, क्योंकि जंगल के बीचों बीच अगर आपने अपने ट्रक को रोका है और फिर अचानक से उस सुनसान सड़क पर कोई आपके ट्रक की खिड़की को बजा दे तो डरना तो स्वाभाविक है। खैर, अब जब मेरे ट्रक की खिड़की बजती है तो मैं अपने ट्रक की खिड़की से बाहर की तरफ देखता हूं, और जब मैं खिड़की से बाहर की तरफ देखता हूं तो मुझे एक औरत नजर आती है। उसकी उम्र यही कोई 30 से 35 साल के बीच की होगी। अब उसको उस तरीके से खिड़की बजाते देख मैं उससे कहता हूं, अरे बहन जी, आप कौन हो और रात के इस वक्त यहां क्या कर रही हो?
तो मेरी बात सुनकर वो औरत मुझसे कहती है, भाई साहब, मेरा बच्चा कहीं खो गया है, मिल नहीं रहा। अगर आप उसे ढूंढने में मेरी मदद करो तो आपका बहुत एहसान होगा मुझ पर। दोस्तों, उस औरत की बात करूं तो वो देखने में काफी गरीब लग रही थी। उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, बाल भी बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे। सच कहूं तो मुझे उस औरत को देखकर उस पर दया भी आ रही थी, लेकिन मुझे अजीब बात उसकी ये लगी कि इतनी रात को ये औरत इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही थी। खैर, उसके बाद मैं उस औरत से पूछता हूं, हम लोग क्या ही मदद करेंगे आपकी? आप किसी पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट कर दो, पुलिस ही आपके बच्चे को ढूंढेगी। तो मेरी बात सुनकर वो औरत मुझसे कहती है, मैं पुलिस के पास शिकायत करने ही चली जाऊंगी। अगर आप मुझे आगे तक लिफ्ट दे दोगे तो आपका बड़ा उपकार होगा मुझ पर। वैसे भी यहां से कुछ दूर आगे एक पुलिस स्टेशन है, आप मुझे वहीं पर छोड़ देना। अब उस औरत की ये सारी बातें सुनकर मुझे उस पर तरस आ जाता है और फिर मैं उस औरत से कहता हूं, कोई बात नहीं बहन, आ जाओ, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूंगा। मेरी बात सुनकर वो औरत थोड़ा मुस्कुराती है और फिर मुझसे कहती है, मेरे पास एक बैग है, वो काफी भारी है, अगर आप उसे ट्रक में चढ़ा दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वैसे भी आपका ट्रक काफी ऊंचा है और इस बैग में जो सामान है वो थोड़ा भारी है। अगर आप नीचे उतरकर इस बैग को ऊपर चढ़ा दो तो अच्छा रहेगा। उस औरत की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, कोई बात नहीं, आप ट्रक की दूसरी तरफ आ जाओ, मेरा खलासी बैग को उठाने में आपकी मदद करेगा। उसके बाद वो औरत ट्रक की दूसरी तरफ चली जाती है। अब जैसे ही वो औरत ट्रक की दूसरी तरफ जाती है, जिस तरफ मेरा खलासी किशोर था, तो फिर वो औरत किशोर साइड वाली खिड़की को बजाती है। अब जब ऐसा होता है तो मैं अपने खलासी किशोर से कहता हूं, किशोर, बाहर जाकर उस औरत की मदद करो, वैसे भी उसके पास कोई भारी बैग है, तुम बाहर उतरकर उसकी मदद करो। अब जब किशोर से मैं ये बात कहता हूं तो वो मुझसे कहता है, उस्ताद, आप पागल हो गए हो क्या? इतनी रात को ये औरत इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही है, और वो भी बैग के साथ? अभी कुछ देर पहले तो ये आपसे कह रही थी कि इसका बच्चा खो गया है, और अब ये बैग लेकर कहां जा रही है? उस्ताद, आप खुद ही सोचो, रात के इस वक्त कौन सी अकेली औरत जंगल के बीच में मिलेगी? उस्ताद, आप मेरी बात मानो, जितना जल्दी हो सके यहां से निकलो, मुझे तो ये कुछ और ही मामला लग रहा है। अब जब मेरा खलासी किशोर मुझे ये बात कहता है तो मुझे भी उसकी बात सही लगती है, और फिर मैं डिसाइड करता हूं कि इस औरत को लिफ्ट न देकर हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अब जैसे ही मैं अपने ट्रक को आगे की तरफ बढ़ाता हूं तो तभी वो औरत फिर से मेरी खिड़की को बजाती है और फिर मुझसे कहती है, आपका साथी खिड़की नहीं खोल रहा? उसकी बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, माफ करना बहन, तुम किसी और से लिफ्ट ले लेना। अब जब मैंने उससे ये बात कही तो वो मेरी ये बात सुनकर काफी गुस्से में आ जाती है और फिर काफी तेज आवाज में मुझसे कहती है, तुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रही हूं? जल्दी से बाहर आ और इस बैग को उठाने में मेरी मदद कर। अब जब उसके मुंह से मैं ऐसी बात सुनता हूं तो मुझे थोड़ा डर लग जाता है। तभी मेरा खलासी किशोर मुझसे कहता है, उस्ताद, निकलो यहां से, इसकी बात मत सुनो। किशोर की बात सुनकर मैं ट्रक को आगे की तरफ बढ़ा लेता हूं। दोस्तों, अब जैसे ही मैंने अपने ट्रक को आगे की तरफ बढ़ाया तो मैं देखता हूं पीछे की तरफ से एक काफी भयानक चीख मुझे सुनाई देती है। वो चीख इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल उस चीख से गूंज उठा था। हम लोग काफी तेजी से अपने ट्रक को आगे की तरफ बढ़ा रहे थे। अब कुछ देर और आगे जाने के बाद किशोर की भी चीख निकल जाती है। अब जब किशोर ऐसा करता है तो मैं उससे कहता हूं कि क्या हो गया किशोर, तुम चीख क्यों रहे हो? तो मेरी बात सुनकर वो अपनी उंगली को ट्रक के बाहर की तरफ लगे साइड मिरर पर करता है और फिर मुझसे कहता है कि उस्ताद, मुझे नहीं लगता कि आज हम लोग यहां से जिंदा लौट कर जाएंगे। उसके बाद वो मुझसे कहता है कि वो देखो उस्ताद, वो बच्चा हमारे ट्रक के पीछे की तरफ चढ़ा हुआ मुझे नजर आ रहा है। दोस्तों, अब जब मैं किशोर वाली खिड़की के साइड मिरर पर नजर मारता हूं तो मेरी हालत भी खराब हो जाती है। किशोर की बात बिल्कुल सही होती है, वो बच्चा सच में ट्रक के साइड की तरफ चिपका हुआ हमें नजर आ रहा था और अब धीरे धीरे वो बच्चा किशोर की खिड़की की तरफ बढ़ता जा रहा था। जिस तरह से कोई मकड़ी किसी दीवार पर चिपक कर चलती है, ठीक उसी तरह से वो बच्चा हमारे ट्रक के साइड की तरफ चिपका हुआ हमें नजर आ रहा था। हम दोनों की हालत काफी खराब हो चुकी थी।
और हम दोनों डर के मारे कांप रहे थे। दोस्तों, इतना ही नहीं, जो औरत मुझसे पीछे लिफ्ट मांग रही थी, अब वो भी काफी तेजी से मुझे मेरे साइड वाले साइड मिरर में भागती हुई दिखाई दे रही थी और वो भी तेजी से हमारी तरफ बढ़ती नजर आ रही थी। कुछ देर बाद तो वो औरत मेरे ट्रक के काफी करीब पहुंच जाती है, लेकिन इस बार उसका पूरा चेहरा बदल चुका था। देखने में वो औरत अब पूरी तरह से एक चुड़ैल बन चुकी थी। मेरे ट्रक के बिल्कुल साथ साथ वो चुड़ैल मुझे भागती हुई नजर आ रही थी। उसकी आंखें एकदम जलते अंगारों की तरह मुझे नजर आ रही थी और उन भयानक आंखों से वो मुझे घूरे जा रही थी। उसके बाल काफी लंबे और बिखरे हुए मुझे दिखाई दे रहे थे। हवा में वो बाल उड़ते हुए और भी भयानक लग रहे थे। उसने अपना मुंह पूरी तरह से खोल रखा था। मुंह से बाहर की तरफ काफी बड़े बड़े दांत मुझे नजर आ रहे थे। उसके हाथों के नाखून भी काफी लंबे और काले किस्म के लग रहे थे। अब तो वो चुड़ैल मेरी खिड़की के बिल्कुल पास तक आ गई थी। ट्रक के अंदर मेरी जो हालत थी वो मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता। मेरा पूरा जिस्म थर थर कांप रहा था। मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। इतना ही नहीं दोस्तों, वो बच्चा भी किशोर की खिड़की के पास पहुंच चुका था और वो भी देखने में काफी भयानक नजर आ रहा था। उसकी आंखें ही नहीं थीं, काले गहरे गड्ढे ही हमें नजर आ रहे थे। किशोर खिड़की से भागकर मेरी ड्राइविंग वाली सीट को पकड़कर बैठा हुआ था और वो भी काफी ज्यादा डर चुका था। वो छोटा बच्चा पूरी तरह से प्रेत बन चुका था। हम लोगों को अपने दोनों तरफ अपनी मौत नजर आ रही थी। मेरे भी हाथ पैरों ने काम करना छोड़ दिया था। एक बात और जो मुझे कुछ देर बाद समझ आई, और वो बात ये थी कि अभी तक उन दोनों प्रेतों ने हम पर हमला नहीं किया था। इस बात की समझ मुझे अभी तक नहीं आ रही थी। कैबिन के अंदर हम लोगों की हालत काफी बुरी हो चुकी थी। हम बस भगवान से यही दुआ कर रहे थे कि हे भगवान, हमें बचा लो। अब जब हम लोग भगवान से दुआ कर ही रहे थे, तभी मेरी नजर कैबिन के अंदर लगी मूर्ति पर जाती है। और जब ऐसा होता है तो मुझे थोड़ी हिम्मत मिल जाती है, क्योंकि अब मैं इतना तो समझ चुका था कि ये दोनों प्रेत और चुड़ैल हमारे ट्रक के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि कैबिन में भगवान की मूर्ति जो लगी है, और शायद इस मूर्ति के बदौलत ही अभी तक ये दोनों हम पर हमला नहीं कर पाए। उसके बाद मैं अपने आप को थोड़ी हिम्मत देता हूं और किशोर से कहता हूं कि डरने की बात नहीं है। किशोर, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक हम ट्रक के अंदर हैं, सेफ हैं। तो मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहता है कि कैसे उस्ताद? तो मैं किशोर को कैबिन के अंदर लगी भगवान की मूर्ति को दिखाता हूं। उसे देखकर उसका भी थोड़ा डर कम हो जाता है। मैं बस किशोर को यही कह रहा था कि हम लोगों को इन प्रेतों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये चाहते हैं कि डर के मारे हम लोग ट्रक से अपना नियंत्रण खो दें और फिर ये हमें मार कर खा जाएं। मेरी बात सुनकर किशोर भगवान का नाम काफी जोर से लेता है और फिर कुछ ही देर बाद हम लोगों को मेन हाईवे दिख जाती है। उसके बाद जैसे ही हम लोग मेन हाईवे पर आ जाते हैं, तभी वो प्रेत और चुड़ैल एकदम से गायब हो जाते हैं। दोस्तों, हम लोगों की जान काफी मुश्किल से बच जाती है। आज तो किसी तरह से भगवान ने बचा लिया हमें। सच कहा है किसी ने कि जिस पर जो बीतना होता है, बीत कर रहता है, और शायद हम पर भी ये चीज बीतनी थी और तभी वो बीत गई। बड़ी बात यह थी कि हम लोग सही सलामत जिंदा लौट कर आ गए। उसके बाद हम लोगों ने अपने ट्रक को साइड में लगाकर भगवान का शुक्रिया अदा किया। फिर हम लोगों ने अपनी मंजिल पर पहुंचकर अपने माल को डिलीवर भी किया।